चैप्टर 15 क्लास 6 हिंदी मीडियम। तो देखो चैप्टर 15 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर पहला, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हल करेंगे। वायु के समघटक क्या हैं? मतलब वायु में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? तो उत्तर देखो ध्यान से बच्चों। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। अनेक गैस मतलब वायु में अनेक गैसें पाई जाती हैं। इसके 99% भाग में मात्र दो गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं। 99% भाग में तो नाइट्रोजन और एक गैस है ऑक्सीजन जिसे हम ग्रहण करते हैं पाई जाती हैं, तथा शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें जलवाष्प तथा धूल के कण पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है जो कंपटीशन में भी आ सकता है और 6 क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जैसे हम 100% एक लड़के की परसेंटेज आई 100%, तो उसमें हुआ क्या, जैसे 99% अंक ये मैथ में उसके 100 में से 99 नंबर, मतलब ऐसे ही है 100 में से 99% में तो दो ही गैस पाई जा रही है। सबसे ज़्यादा गैस तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है 99%, तो फिर तो थोड़ी थोड़ी पाई जाती है ये कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस है, ये 1% में ही है। एक आदमी है भाई के बट में आ रहा हो 100 बीघे खेत और एक आदमी के बट में आ रहा हो आधे बीघे खेत, तो मतलब 100 बीघे 12 पर ज़्यादा है। ऐसे ही इनमें 99% भाग में कौन कौन सी गैस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जैसे जलवाष्प धूल के कण पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो प्रश्न नंबर 2, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? वायुमंडल में, जैसे प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि वायुमंडल में कौन सी गैस है जो हमारे श्वसन के लिए आवश्यक है। श्वसन जानते हो, सांस लेना और छोड़ना, अंदर लेना बाहर छोड़ने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है वायुमंडल की? तो सब जानते हो, ऑक्सीजन गैस। प्रश्न नंबर 3, आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु जलन में सहायक होती है? मतलब प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु जलने में सहायता करती है। मतलब वायु नहीं हो तो हम ईंधन को जला नहीं सकते, तो कैसे सिद्ध करेंगे प्रश्न कह रहा है, तो सिद्ध करके बताना है आपको। देखो उत्तर, वायु जलन में सहायक है, इसको हम निम्न प्रयोग के द्वारा आसानी से समझा सकते हैं। तो देखो प्रयोग, हम समान आकार की दो जलती हुई मोमबत्तियां लेते हैं। अब दोनों मोमबत्तियों को दो उथले पात्रों में अलग अलग बीच में रख देते हैं। देखो ये दे रखा, जैसे आपको ये दो मोमबत्ती लेनी है समान आकार की और अलग अलग कटोरी में रख देनी है और ये टेबल पे रखी हुई है। ठीक है, चित्र देख सकते हो आप। अब आइए वापस यहाँ पर, और पात्रों में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, दोनों बर्तनों में पानी डाल देते हैं। इसके बाद मोमबत्ती को एक कांच के गिलास से ढक देते हैं। दोनों मोमबत्तियों को कांच गिलास से ढक देते हैं। इसमें एक गिलास दूसरे से बड़ा होना चाहिए, मतलब एक गिलास छोटा और एक बड़ा होना चाहिए। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बड़े गिलास के अंदर रखी मोमबत्ती जल रही है, परंतु छोटे गिलास के भीतर रखी मोमबत्ती कुछ देर जलकर बुझ जाती है। चूंकि हमारे प्रयोग में लाए गए गिलास में वायु सीमित मात्रा में होती
है, इसलिए छोटे गिलास के भीतर की वायु में उपस्थित सारी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो जाने के बाद इसके अभाव में मोमबत्ती बुझ जाती है और मोमबत्ती के बुझते ही जल ऊपर चढ़ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वायु जलन में सहायक होती। एक बार और प्रश्न को रिपीट करा देते हैं तुम्हारे लिए। देखो, समझ में नहीं आया हो तो बच्चों एक बार और वीडियो को बैक करके देख सकते हो तुम। मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, जैसे मोमबत्ती है बड़े गिलास में, जैसे ये बड़ा गिलास है, ये इसमें मोमबत्ती कुछ समय तक जलती रहती है और इसमें तुरंत बुझ जाती है और गिलास में पानी ऊपर चढ़ जाता है। कोई प्रश्न कठिन नहीं है, एक बार और देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और प्रश्न चित्र है वायु में ऑक्सीजन है। तो देखो प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे आप। आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? तो उत्तर, वायु जल में घुली होती है, इसे हम निम्न क्रियाकलाप के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप देखो, सबसे पहले हम एक बीकर मतलब बर्तन या कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालते हैं या लेते हैं। अब इस पानी को धीरे धीरे, और चित्र है जल में वायु उपस्थित होती है, ये सिद्ध करके बताना है। एक हमने एक बीकर ले ली, कांच की कटोरी, और इसको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आ जाइए। गर्म करते हैं हम देखते हैं कि पानी के उबलने से पहले हमें पात्र के अंदर की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब हम पानी गर्म करते हैं तो पानी में घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। इससे स्पष्ट होता है कि जल में वायु घुली होती है। प्रश्न नंबर 5, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर, रुई को जल में डालने पर इसमें विद्यमान सारी हवा निकल जाती है। विद्यमान जानते हो क्या होता है? उपस्थित, जिससे इसकी परतें आपस में चिपक जाती हैं, इसलिए रुई का ढेर सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इसका शॉर्ट आंसर ये है, रुई को जल में डालने पर इसमें उपस्थित सारी हवा निकल जाती है और इसकी परतें आपस में चिपक जाती हैं, इसलिए रुई का ढेर सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत क्या कहलाती है? वायुमंडल। तो प्रश्न यह भी पूछ सकता है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परतों को वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, खाली जगह बननी है आपको। हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव कहते हैं अंग, खाली जगह की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 भी कहते हैं। तो हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 8, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो वायु की उपस्थिति से संबंधित क्रियाकलाप हैं, देखो 5, जो वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव है। ये वायु नहीं होगी तो ये कार्य होंगे नहीं। तो देखो पहला, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करते हैं? पेड़ पौधे। तो ये भी क्रिया वायु होगी तो ही होगी, नहीं तो नहीं होगी।
दूसरी है श्वसन। श्वसन जीव जंतु भी करते हैं, हम भी करते हैं, मनुष्य प्राणी भी करता है। तो श्वसन की क्रिया भी जब ही कर पाएंगे जब वायु होगी। बादलों का निर्माण भी वायु आवश्यक है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए भी वायु आवश्यक है। और निष्पावन मतलब फटकना, गेहूं को फटकते हैं ना हम, जैसे गेहूं में से दानों को भूस को अलग करना, गेहूं के दानों से भूस को अलग करना, उसे कहते हैं निष्पावन, फटकना। तो हवा चलेगी, वायु होगी, जब ही तो अलग होंगे, नहीं तो हवा ही नहीं चलेगी तो नहीं हो सकते अलग। अब देखो प्रश्न नंबर 9, नहीं निष्पावन में अब तो गेहूं को कटर चल रही है, थ्रेसर, उससे भी अलग कर सकते हो, पर ये निष्पावन उस विधि, इसका प्रयोग पहले करते थे हम प्राचीन समय में, निष्पावन विधि का प्रयोग, जब ये थ्रेसर नहीं थी, कटर नहीं थी, आदमी हाथों से ही हवा चलती थी, तभी गेहूं को फटकता था, गेहूं चावल। अब प्रश्न नंबर 9, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं? तो उत्तर, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। इसके विपरीत जंतु श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इस प्रकार पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को और जंतुओं द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे पुनः भोजन के निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो इस प्रश्न को ऐसे देखो, आप मनुष्य CO2 छोड़ता है, ऐसे ही बनाकर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है इस प्रश्न को रटो आप। CO2 को छोड़ता है आदमी, जंतु छोड़ते हैं, मनुष्य छोड़ता है, और CO2 को ग्रहण कौन कर रहा है? पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं, फिर शुद्ध करके हमें ऑक्सीजन देते। ऑक्सीजन को प्राणी ग्रहण करता है और प्राणी फिर CO2 छोड़ रहा है, CO2 को पेड़ पौधे ले रहे हैं, ऑक्सीजन देते हैं शुद्ध करके, ऑक्सीजन को प्राणी ले रहा है, मतलब घूम के यही चक्कर चलता रहता है। तो बच्चों पाठ खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।